नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। रीवा जिले में कंटेनमेंट क्षेत्र का डीआईजी ने किया औचक निरीक्षण। लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने दिए दिशा निर्देश। मारपीट कर बंधक बने वृद्ध की हुई मौत। धार्मिक स्थलों पर कोरोना का साया। घर से पढ़ी जाएगी ईद की नमाज, शहर काजी ने की अपील। अब खबर विस्तार से। देश भर में फैली कोरोना महामारी के चलते कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा। वहीं रीवा जिले सहित जोन में भी इसका असर दिखा। जहां रीवा जिले में वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 26 हो गई, वहीं पूरे जोन में कुल संख्या 40 तक पहुंच गई है, जिसके चलते पूरे जोन में 20 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसका निरीक्षण करने आज रीवा जोन के डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा तराई अंचल पहुंचे। वहीं इन थानों के क्षेत्रों की कमान कई प्रशिक्षु डीएसपी को दी गई है, जिसका प्रशिक्षण कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो जाएगा। जिनके कार्यों का निरीक्षण भी किया गया, वह इस वैश्विक महामारी में आपात स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा कर कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जवा, चाकघाट, अतरेला सहित अन्य थाना क्षेत्रों का भी औचक निरीक्षण कर कंटेनमेंट क्षेत्रों के नियमों के कड़ाई से पालन के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान रीवा एडिशनल एसपी सुकुमार वर्मा व एसडीओपी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी एवं डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा से जानकारी के अनुसार। देखिए, मैं अभी जो थाना है जवा, इसमें आपको जानकारी में है कि एक हमारे डीएसपी प्रोबेशनर साहब है जो थाना प्रभारी हैं। तो मैं अभी इस लॉकडाउन के साथ साथ में मैं ये भी देखना था कि कोविड में जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई लॉकडाउन में, वो भी देखना था, और साथ में ये देखना था कि हमारे जो अधिकारी यहाँ पदस्थ हुए हैं उन्होंने प्रशिक्षण का अवधि 3 महीना पूरे होने वाली है, इन्होंने कितना सीखा है और जो काम कर रहे हैं वो जो उसका स्तर होना चाहिए वो है कि नहीं, और हम उसमें क्या उनको सुझाव दे सकते हैं कि बचे दिनों में वो अच्छा करें जो है। तो आज हमारा भ्रमण का मुख्य उद्देश्य एक्चुअली में यही था कि हम देखें कि हमारे अधिकारी की जो भविष्य के तैयार हो रहे हैं, जो अगले 30 साल तक एक बतौर राजपत्रित अधिकारी काम करेंगे, और कार्यक्रम मूल्यांकन करने आए थे। लॉकडाउन के दौरान जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई सर, उस दौरान अपने तराई क्षेत्र में कोई भी थाना क्षेत्र हो, कहीं भी देखें आप तो कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा, क्या कारण हो सकता है सर? होटलें भी खुली हैं, सैलून की दुकानें खुल रही हैं। नहीं, सैलून की दुकान तो नहीं खुलना चाहिए। यदि खुल रही है तो मैं इसको कहूँगा तत्काल इसको बंद कराएं। सैलून की दुकान टोटली बंद है। होटल भी बंद होना चाहिए, लेकिन होटल में भी कहा गया है कि अभी होटल सिर्फ उनको खाना सप्लाई कर सकते हैं, बैठ के खाने का अभी परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि वहाँ भीड़ इकट्ठा होती है। और वैसे तो हर आदमी को इसका पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का, हर एक को दूरी से दूरी बना करना चाहिए। नहीं बनाएंगे तो फिर जैसे ही किसी का एक फैलेगा तो सबको फैलेगा उसमें। तो ये तो खुद को भी पालन कराना है और दूसरों को भी पालन कराना है। तो गांव वालों को भी ये समझना चाहिए कि जब तक अभी नहीं आए, चलो अच्छी बात है कि अभी तक आपका जो थाना जवा है ये बचा हुआ है, पर ये अगली गारंटी कुछ नहीं कि जवा बचा रहेगा, क्योंकि बहुत जगह से लोग लेबर्स आ रही हैं और देख रहे होंगे कि सूरत से, अहमदाबाद से, बम्बई से, पुणे से आ रहे हैं, और जो पूरा रीवा ज़िले में भी बिल्कुल नहीं था, रीवा जोन में भी नहीं था, लेकिन अभी इस समय करीबन जोन में 40 से ज़्यादा पॉजिटिव केस आ चुके हैं, और कम से कम 20 जगह कंटेनमेंट बन गया है उसका जो घेराबंदी जो है। तो निश्चित तौर पर इनके बढ़ने की संभावनाएं और है। तो हम जितना वहाँ उसको कंटेन कर सकें, जितना उस गांव में रोक सकें, उतना बेहतर है। आगे न फैले, हम सबकी जिम्मेदारी, हम सबको मिलकर समन्वित प्रयास करना चाहिए। सर जो ये रोजाना प्रेस रिलीज होती है पुलिस अधीक्षक कार्यालय से, उसमें अपने चाकघाट थाना, जनेया थाना और सुहागी थाना की जितनी कार्रवाइयाँ हुई होती हैं उनके बाकायदा लिस्ट निकाली जाती है। 2 पहिया वाहन में इतनी कार्रवाई हुई, 4 पहिया वाहन में इतनी कार्रवाई हुई, बगैर मास्क लगाए वाहनों पर इतनी कार्रवाई हुई। अपने यहाँ डभौरा अनुभाग की एक भी थाने में से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, ये कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई है। मैं हमारे सामने एसडीओपी साहब भी हैं, हम चाहेंगे कि कार्रवाइयाँ हो। आपने अच्छी बात कही है, तो इस बात को हम करवाते हैं। इस पर एक तो बड़ी समस्या आ रही थी, जो बॉर्डर में पुलिस चौकियाँ हैं, थाना है, वहाँ पर सर वाहन विहीन और बल की कमी है। देखो, बल तो जिले में आज के डेट में 500 पुलिस अधिकारी कर्मचारी की कमी है, ठीक है, और कई अब रिटायर भी होने लगे हैं, भर्ती भी आप देख लो कि नहीं हुई है विषय है। तो निश्चित तौर पर जो ये तो कमियां हैं, पर इन्हीं कमियों के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा, और जो कमी है उसको हम उसी से लड़ेंगे। जब सरकार की पूर्ति हो जाएगी तो उसको और करेंगे जो है। और सर अवैध रेत परिवहन होता है रात्रि में ज़्यादा होता है, इस पर कब तक अंकुश लगाया जाएगा?
देखिए अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया, किस क्षेत्र में हो रहा है मुझे जानकारी में नहीं, पता लगाता हूँ। जवा तरेला दोनों थाना क्षेत्र में हो रहा है। चलिए मैं इसमें देख पाता हूँ। विगत 15 मई को मणिकवार चौकी क्षेत्र में सुधा वर्मा के सुने आवाज में शव मिलने के बाद पुलिस द्वारा मर्म कायम कर अज्ञात हत्यारों की खोज शुरू की। वह 2 दिन पूर्व संदेही विजय सिंह गहरवार के हाथों चोट होने व सुमन वर्मा के साथ गांव के ही स्थानीय चिकित्सक के पास इलाज कराने की जानकारी पर संदेह के आधार पर पूछताछ की, जिसमें उक्त दोनों ने महिला की हत्या करने की बात स्वीकार की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी महिला ने बताया कि मृतक का द्वारा उसके पिता को बदनाम किया जा रहा था, जिसका बदला लेने के लिए युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिल इस घटना को अंजाम दिया। वहीं इस घटना में प्रयुक्त चाकू भी नाले से बरामद कर लिया गया है। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक आबिद खान से जानकारी के अंश। सर ये मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या का खुलासा किया गया है, क्या मामला है सर पूरा? देखिए 15/5 की घटना है। हमारे यहाँ रीवा ज़िले में मनगवा थाना है, उसके अंदर मनिकवार करके एक गाँव है। वहाँ पे एक सुधा वर्मा करके महिला की बॉडी एक कमरे में मिली थी और कुछ नुकीले ऑब्जेक्ट से उसको मारा गया था। बाद में जो है इसको इन्वेस्टिगेट किया गया पूरे मामले को, और 2 इसमें जो अक्यूज़्ड हैं, जिनको आरोपी हैं, उनको पकड़ा गया है। और कुल मिला के जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अभी जो तक जो पिक्चर क्लियर हुई है वो इस तरह से है कि सुधा वर्मा जो है ये एक कोई पुरुष हैं उन्हीं के गांव के, जो कभी उनके साथ छेड़छाड़ किए होंगे, ऐसा कोई पॉइंट है। और उनके द्वारा ये बात जगह जगह गांव में कही जाती थी कि ये उस व्यक्ति ने मेरे को फलाना मेरा हाथ पकड़ा या इस तरह से कुछ छेड़छाड़ की, जिसके बारे में वो ये आक्षेप लगाती थी। उसकी लड़की ही जो है इसमें अक्यूज़्ड है, और वो लड़की को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि उसके पिता के खिलाफ़ ये महिला ऐसे ऐसे बोल रही है। तो वो लड़की सुमन वर्मा और उसका एक प्रेमी, जिसको बताया गया है विजय सिंह करके, इन दोनों लोगों ने प्लान बना करके और इसको योजनाबद्ध तरीके से उसको मारा है। दोनों आरोपी हम लोग की अरेस्ट में हैं, और पुलिस ने अभी जो चीज़ें हैं वो रिकवर की हैं, वेपन ऑफ ऑफेंस, और न्यायालय में इनको पेश किया गया है। और भी डिटेल्स जो इन्वेस्टिगेशन के हैं, एविडेंस वगैरह, और पुलिस की जाँच हो रही है। विगत शाम एक रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक पर सरेरा आरोपियों ने हमला कर ऑटो से बंधक बना ले गई, जिसकी 5 घंटे बाद मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्मणपुर निवासी रामाश्रय पटेल 65 वर्ष अपने रिश्ते की बहू के साथ पति पत्नी के बीच चल रहे अनबन को लेकर रीवा न्यायालय लाया था, जिसके साथ महिला के परिजन द्वारा वाद विवाद करते हुए मारपीट कर वृद्ध को बंधक बना ऑटो से लक्ष्मणपुर ले गए। इस मारपीट में घायल रामाश्रय को हाथ पैर बांधकर एक कमरे में रख दिया गया, जिसकी 5 घंटे बाद मौत हो गई। जिसकी सूचना पर बिछिया थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच 2 आरोपियों सुनील पटेल, कौशलेश पटेल को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वहीं देर रात पुलिस ने वृद्ध के शव को पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सालय भिजवा दिया। प्रस्तुत है मृतक के पुत्र शिशमणि पटेल व बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर से जानकारी के अंश। शेषमणि पटेल। मृतक आपके कौन है? पिताजी हमारे। क्या नाम है उनका? श्री रामाश्रय पटेल। कैसे हत्या हुई? राम प्रसाद और राजवली सब मिल के मारे हैं उनको। कहे थे? बहू इनकी मारपीट किए थे, तो वही कमरा वमरा दिलवा दिए थे, मदद किए थे, इसी वजह से। कब? कल शाम को। और कोई पुराना विवाद छोड़ा? नहीं, और कोई विवाद नहीं। राम प्रसाद, राजवली, सुनील, कौशलेश, रघु। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, लक्ष्मणपुर के रहने वाले। परिवार में से हैं आपके? परिवार में से। सर ये हत्या हुई थी लक्ष्मणपुर में, क्या है पूरा मामला, कौन आरोपी? कल करीब जो है 8:30 बजे के आसपास जो है मेरे को सूचना मिली कि ये कोई व्यक्ति जो है जिसके साथ मारपीट हुई थी लक्ष्मणपुर में, और उसके साथ मारपीट हुई और बेहोश हो गया, बेहोश की हालत में पड़ा हुआ है। मौके पर हम लोग जो है अपने स्टाफ के साथ पहुँचे। जैसे ही पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है पड़ा हुआ है, बेहोश की हालत में पड़ा हुआ है। जानकारी पहुंचने के बाद ये मिलती है कि कुछ दो व्यक्ति थे, एक सुनील पटेल है और एक आपका कौशलेश पटेल है। दोनों ने जो है इस व्यक्ति को रीवा से अपनी किसी पारिवारिक विवाद, पत्नी के विवाद को लेकर जो है इसके साथ मारपीट की है। मारपीट के दौरान इसको ऑटो में बैठा के ज़बरदस्ती जो है आपके लक्ष्मणपुर लेके आए हैं, और लक्ष्मणपुर में उसके जो है एक हाथ रस्सी से हाथ बांध के और पैर में जो है तौलिया बांध के रखे, एक जगह रखे हुए बैठा रखे हैं। बैठाने के दौरान ही जो है वो, चूँकि बुजुर्ग आदमी था 65 साल का, शायद पानी वानी जो भी उसकी व्यवस्था ना हुई हो, उस कारण बेहोश होकर बेहोशी की हालत में ही वो अपना दम तोड़ दिया।
और मौके पर जो सूचना मिली थी कि आपका सुनील पटेल और कौशलेश पटेल उनकी पता तलाश की गई, तो कुछ घर से ही कुछ दूरी पर दोनों मिले, जिनको जो है पुलिस ने मौके से आप गिरफ्तार किया है। और एक संज्ञान में यह मामला है कि उसके पिता भी उस टाइम पे थे, जो ये जानकारी रखते थे कि आपका जो मामला कहना चाहिए कि मारपीट हुई है, उसके बाद भी उन्होंने कोई सहयोग न दवा करवाई, ना ही इसको हॉस्पिटल पहुँचाए। तो पूछताछ के लिए उनको भी हमने थाने पर बिठाया है और उनको जो है आपको सारी जानकारी आपके समक्ष है। सर वजह क्या थी हत्या की? वजह है ये है कि चूँकि सुनील पटेल जो आरोपी है, इसकी पत्नी जो है दोनों के बीच में अनबन चलती थी। तो एक दिन क्या हुआ, सुनील पटेल ने इसके साथ मारपीट कर दी महिला के साथ। महिला यहाँ पे आई है और वापस घर जाना नहीं चाह रही थी, तो घर न जाके महिला को आश्रय दिया अपने जो रामाश्रय पटेल है, उसने जो आश्रय ये दिया कि आप मेरे घर में ना रह के कहीं दूसरी जगह रूम पे रह सकती हैं। उस आश्रय को लेकर जो है सुनील पटेल को जानकारी लगी कि भाई मेरी पत्नी को आप कैसे अपने पास रख सकते हैं। उसी विरोधाभास को लेकर जो है उनके साथ मारपीट किया और संज्ञान मामला लिया है। कोरोना महामारी के चलते देश के सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया। इसी दौरान आगामी 24 से 25 मई को ईद मनाई जा रही है, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद के लिए 30 दिनों का रोज़ा रखा जाता है। तत्पश्चात ईद में आपस में एक दूसरे को गले लगा मुबारकबाद देते, किंतु इस महामारी के चलते धार्मिक स्थलों में लगी पाबंदी एवं लॉकडाउन की सीमा अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के बाद रीवा शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक जहरी ने मौजूदा हालात में ईद की नमाज के लिए अपील करते हुए कहा कि ईद उल फित्र के लिए मस्जिदों में हाजिरी मुश्किल से लग पा रही है, जो निहायत ही तकलीफदेह है। लेकिन हमें देश के लिए सब्र से काम लेते हुए ईद की नमाज अपने घरों में ही पढ़ने की अपील की। प्रस्तुत है रीवा शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद अजहरी की अपील। ईद की नमाज अदा करने वाले हैं, तो क्या किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है और क्या गाइडलाइन आम जनता को दिए गए हैं इसको लेकर के? शासन प्रशासन से बात हुई इस बारे में, तो इसके ताल्लुक से जैसा कि मालूम है कि चौथे लॉकडाउन का ऐलान किया गया हुकूमत की तरफ से, जिसकी तारीख 31 मई तक बढ़ाई गई है और इस संदर्भ में सभी धार्मिक स्थल भी बंद किए गए हैं। लिहाजा सभी जगह जैसे नमाज़ें अभी तक हो रही थी, जुमा वगैरह जैसे लोग पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ेंगे। ईद की नमाज भी लोग घरों पर रहकर ही अदा करेंगे और मस्जिदों में, ईदगाहों में उतने ही लोग नमाज़ पढ़ेंगे जितने लोगों को हुकूमत की तरफ से, प्रशासन की तरफ से परमिशन दी गई है, वो लोग नमाज़ अदा करेंगे। बाकी लोग घर में ही नमाज़ पढ़ेंगे। किसी भी तरह की भीड़ भाड़ और लोगों का इकट्ठा होना ये मना किया गया है और सभी से गुजारिश है कि इसका पालन करें। इसी के मुताबिक ईद की खुशियाँ मनाएं और ईद के इस मुबारक मौके पर ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है सभी मुसलमानों के लिए कि ईद का त्यौहार जो कि साल में एक बार आता है और सबसे बड़ा त्यौहार है, और इस त्यौहार के वक्त में मस्जिदों में न जाना और नमाज़ों से दूर रहना ये बहुत बड़ी यकीनन कुर्बानी की बात है। लेकिन चूँकि इंसानियत की हिफाजत और हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए और लोगों की हिफाजत के लिए और कोरोना वायरस जो एक महामारी की शक्ल में पूरी दुनिया में उभर रहा है, इससे बचने के लिए, बचाव के लिए हम सब हिंदुस्तान के रहने वाले सभी लोग मिलजुल कर एक साथ मिलकर इस बीमारी से जूझ रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बीमारी हमारे मुल्क से भी ख़त्म हो और पूरी दुनिया से भी ख़त्म हो। लिहाजा ये हम सब की कुर्बानी है और ज़रूरी भी है कि हम इसका पालन करें। ईद कब है ये? ईद अगर कल चांद नज़र आ जाता है तो 24 तारीख को ईद होगी, वरना 25 को होगी। लॉकडाउन के दौरान सभी धार्मिक स्थलों में पाबंदी लगी हुई है, जिसके चलते महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत का पालन कर वट वृक्ष की पूजा की जाती है, जहां पर सैकड़ों महिलाओं द्वारा विभिन्न पूजा स्थलों में पहुंच वट वृक्ष की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाती थी। वहीं लॉकडाउन के चलते आज इस व्रत पर भी असर देखने को मिला, वह वट वृक्ष सूने दिखे, जबकि कुछ एक स्थानों पर इक्का दुक्का महिलाएं ही दिखी। इस दौरान पूजा कर रही महिलाओं ने बताया कि सती सावित्री द्वारा अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से वापस लाकर चिर सुहागन बनी रही। उन्हीं को आदर्श मानकर हम लोग भी अपने पतियों की लंबी आयु की कामना को लेकर वट वृक्ष की पूजा कर रही हैं। प्रस्तुत है एक झलकी एवं जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? सरोजनी गुप्ता। ये पूजा आज काहे की होती है, इसका क्या होता है? पति की उम्र के लिए होती है, वट सावित्री व्रत का पूजा कहलाता है।
किस तरीके से करते बरगद हैं? की पूजा करते हैं। क्या है ना कि जब सावित्री जी अपने पति को वापस लाने के लिए ना तो इसी वृक्ष का मतलब पूजन किया था उन्होंने, इसलिए पूजा की जाती है। आपका पति नाम? की आयु की। मेरा नाम दीपा दुबे। रीवा प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी के दौरान जिला अस्पताल सहित डीहिया एवं जिला आयुर्वेद महाविद्यालय को कोविड सेंटर के रूप में चिन्हित कर आ रहे पॉजिटिव मरीजों को रखने की व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद डीहिया में आइसोलेट सभी पॉजिटिव मरीजों को विगत दिवस प्रशासन द्वारा जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में बने कोविड सेंटर में रखते हुए डीहिया आइसोलेशन सेंटर को बंद कर दिया। वहीं आयुर्वेद चिकित्सालय में रखे 20 मरीजों के लिए चिकित्सालय द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने आयुर्वेदिक काढ़ा दिया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा इन मरीजों को पहुंचाने के बाद अपना मुंह मोड़ लिया, जिसके बाद चिकित्सालय में आने वाली समस्याओं के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ द्वारा पत्राचार के माध्यम से आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने जिला प्रशासन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जानकारी दी। प्रस्तुत है प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ से जानकारी के अनुसार। आयुर्वेद कॉलेज में जो कोरोना टाइम का सेंटर बनाया गया, अभी तक कितने मरीज आए और क्या व्यवस्था है? जिला प्रशासन द्वारा आयुर्वेद महाविद्यालय के चिकित्सालय को कोविड केयर सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया और विगत 4-5 दिन से सबसे पहले 7 केस आए, फिर 1 आया। उसके बाद डीहिया का इनका एक केंद्र चलता था, उसको बंद करके उनके 7 मरीजों को शिफ्ट किया गया। कल फिर 3 मरीज आए। इस प्रकार से आज की तारीख में हमारे पास 20 मरीज उपलब्ध हैं। 20 मरीजों की सुविधा और पूरी सारी चीज़ों का जिम्मेदारी जो है वो जिला प्रशासन या CMO मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी की जिम्मेदारी है पूरी, और उन्होंने ही इसकी पूरी व्यवस्था करी है। भोजन से लेके दवाइयों से लेके सारी चीज़ों की व्यवस्था उन्हीं की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर जो पेशेंट आए हैं शायद वो उनका कुछ तकलीफ है, उनका कहना है कि हमको ये सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। इसके लिए मैंने CMO साहब को भी अवगत करा दिया है कि इन सुविधाओं की आवश्यकता है और उसके लिए मैंने मांग पत्र उनको प्रेषित किया हुआ। कोरोना टाइम में जो मरीज आए हैं आपके यहाँ, उनकी डाइट क्या थी, क्या क्या दी जाती है? उनको हाई प्रोटीन डाइट देने का नियम है और इस समय क्या उनके पास सारे मैंने देखे नहीं थाली, उसमें दूध देने का नियम है, उसमें अंडा देने का नियम है, और उसमें जो अगर नॉन वेज है तो अंडा भी दे सकते हैं। और अच्छी डाइट होना चाहिए जिससे कि उनकी इम्यूनिटी पावर उससे बढ़े और पेशेंट को जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। अब क्या दे रहे हैं ये मैंने देखा नहीं है, वो उनकी तरफ से ही थाली आती है और उनको उपलब्ध करा दी जाती है। अभी तक कोरोना टाइम में आपके यहाँ कितने बेड की सुविधा दी गई है? हमारे यहाँ 50 बेड चिन्हित किए गए हैं कि 50 बेड तक हम यहाँ भर्ती कर सकते हैं। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें को पुनः। रीवा जिले में कंटेनमेंट क्षेत्र का DIG ने किया औचक निरीक्षण। लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने दिए दिशा निर्देश। मारपीट कर बंधक बने वृद्ध की हुई मौत। धार्मिक स्थलों पर कोरोना का साया। घर से पढ़ी जाएगी ईद की नमाज। शहर काजी ने की अपील। अब आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।